Morning child, today we learn about factor affecting of learning. आज हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि अधिगम है शिक्षण की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से सीखने की जो प्रक्रिया है कई बार तीव्र और कई बार धीमी होती है। तो देखो, पहला कारक तो है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में अपने देखते हैं, पहला है व्यक्तिगत कारक, जिसमें पहला कारक है आयु व परिपक्वता। आयु व परिपक्वता पहला कारक कौन सा है? व्यक्तिगत कारक, जिसमें आयु व परिपक्वता। सीखने के लिए बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। शारीरिक रूप से लंबाई, चौड़ाई, कद, काठी इत्यादि। मानसिक रूप से उस विषय वस्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसकी मेंटल लेवल कितना है कितना नहीं। परिपक्व का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना। सीखने के लिए तो सबसे पहले जरूरी है शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे का शरीर परिपक्व नहीं है तो वह चलना, खड़ा होना, बोलना आदि गतिविधियां नहीं सीख सकता। यानी कि अगर बच्चे को चलना सिखाना है, खड़ा होना सिखाना है, बोलना सिखाना है, तो बच्चे का शरीर परिपक्व होना आवश्यक है। 18 महीने के बच्चे को कहे तुम नहीं बोल सकता, 15 महीने के बच्चे को कहे तुम चलकर नहीं दौड़ सकता, खड़ा नहीं हो सकता। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वह शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। यानी कि ये जो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता है वो कैसे आती है? आयु के अनुसार आती है। परिणाम स्वरूप है उत्तरोत्तर जटिल क्रियाओं व व्यवहार सीख जाता है। धीरे धीरे वो जटिल क्रियाएं हैं उनको सीख जाता है, और जटिल व्यवहार है उसको करना सीख जाता है। इसलिए विद्यालय के प्रवेश हेतु एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है। यानी कि विद्यालय में आने की एक निर्धारित आयु है वो निर्धारित की गई है। पिछले 2-3 दशकों में संपन्न किए गए जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने भी शोध हुए हैं, उनका रिजल्ट ये बताता है कि कोई भी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज है, उसको बोलने की योग्यता के लिए उपलब्ध अवसरों की खिड़की है। भाषा को बोलने की योग्यता के लिए उपलब्ध अवसरों की खिड़की है। यानी कि 12 वर्ष तक की खुली रहती है। कोई भी भाषा बोलना सीखना है, बड़ा बच्चा है तो 12 वर्ष तक ही सीख सकता है। 12 वर्ष के उपरांत उस भाषा को सीखने में उसे कठिनाई अनुभव होती है। अतः सामाजिक कारणों से दूसरी भाषा में बोलने की योग्यता विकसित करना आवश्यक है। अगर बच्चे को अपनी मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज सिखानी है तो 12 वर्ष से पहले हमें सिखानी होगी, उसके बाद में ये पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए उपयुक्त वातावरण जितना जल्दी उपलब्ध करवाया जा सके उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। इस दृष्टिकोण से पहली कक्षा से ही, परिवार के दृष्टिकोण से, शिशु के जन्म से ही तुरंत बाद दूसरी भाषा के शब्द है, वाक्यांश है, वाक्यों को सुनने के अवसर है, बच्चों को उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। यानी कि स्कूल में आते ही पहली कक्षा से, और विद्यालय परिवार में जन्म के उपरांत भाषा शुरू करनी चाहिए। तो ये था बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पहले जो व्यक्तिगत कारक है, उसमें आयु व परिपक्वता। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा परिपक्व नहीं होगा तो कुछ भी नहीं सीखता। अगर शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व है तो बच्चा सीख सकता है। भाषा का विकास करना है तो 12 वर्ष तक हम बच्चे की भाषा का विकास कर सकते हैं। उसके बाद भाषा का विकास करना कठिन नहीं है। विद्यालय के दृष्टिकोण से जिस दिन पहले दिन बच्चा पहली कक्षा में आता है, LKG UKG कक्षा में आता है, तब से हमें दूसरी भाषा सिखानी चाहते हैं तो उसे पर्याप्त अवसर देने चाहिए। उसे शब्द है, वाक्यांश है, उनको के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर विद्यालय परिवार के दृष्टिकोण से देखना है तो जन्म के समय पश्चात काम शुरू कर देना चाहिए। दूसरा जो कारक है सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्वस्थ बच्चा उत्साह के साथ सीखने में सक्रिय रहता है। इसके विपरीत अस्वस्थता उसके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अवरोध उत्पन्न करती है। जिस कार्य को करने में बच्चे की रुचि होती है उस कार्य को करने में आसानी से तत्पर हो जाता है। इससे अनुमान लगा सकता है कि रुचिपूर्ण कार्य करने में निहित सीखने में सहज रूप से हो जाता है। यानी कि जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब तक सीखने की प्रक्रिया धीमी रहेगी। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होगा, और सीखने की प्रक्रिया है वो तीव्र होगी। इसलिए बच्चे की सीखने में रुचि भी पैदा होगी और उसमें तत्परता और अधिक सीखने की लालसा बनी रहेगी।
तीसरी जो चीज आती है वो है अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया को पहला आयु परिपक्वता, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरी चीज जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है उसे हम बोलते हैं मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोटम शब्द से मिलकर बना हुआ, सॉरी मोटिवेशन दो शब्दों से नहीं, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से मिलकर बना हुआ है। मोटम का लैटिन भाषा में अर्थ होता है टू मूव, यानी कि मोटिवेशन शब्द वो मोटम भाषा से बना हुआ है। मोटम शब्द का अर्थ होता है लैटिन भाषा में टू मूव, अर्थात किसी चीज को धक्का लगाना, गति प्रदान करना या आगे धकेलना ही अभिप्रेरणा है। अब वो देखो ये क्या कह रहे हैं, ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मोटिवेशन, धक्का लगाना, गति प्रदान करना। बच्चों द्वारा किसी लक्षित विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है, यानी बच्चे कोई लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, यदि लक्षित विषय वस्तु की तरफ अभिभावक, माता पिता एवं शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर जब वो प्रयास कर रहा है तो समय समय पर उसे प्रशंसा, प्रोत्साहन और पुरस्कार दिया जाता है, तो बच्चा उस चीज को जल्दी व सरलता से सीख जाता है। बच्चे व अभिभावक अगर शिक्षक निंदा, दंड, भय सीखने में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि अगर पुरस्कार, प्रशंसा व प्रोत्साहन का प्रयोग करता है अध्यापक तो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरक है, तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, तीव्र होगी। इसके विपरीत अगर अगर अभिप्रेरक के रूप में, अभिप्रेरणा के रूप में वो दंड है, निंदा है, भय है जैसे नकारात्मक अभिप्रेरकों का प्रयोग करेगा तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी होगी। तीसरी चीज जो आती है वो है अभिक्षमता। देखो कभी कभी रुचि होने के बावजूद भी बच्चा नहीं सीख सकता, यानी कि कभी बच्चे की रुचि होती है पढ़ने में फिर भी वो नहीं सीख सकता। इसका कारण क्या है, इससे संबंधित सबसे बड़ा कारण है उसमें अभिक्षमता का अभाव। उदाहरण स्वरूप संगीत में रुचि होने के बावजूद जब बच्चा संगीत नहीं सीख पाता तब तक उसमें संगीत की अभिक्षमता मौजूद नहीं है, यानी संगीत के लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, स्वर व लय पर कंट्रोल करना जरूरी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर उसमें प्रैक्टिस करने की क्षमता नहीं है, बैठने की क्षमता नहीं है, अभ्यास करने की क्षमता नहीं है, तो बच्चा संगीत में अच्छी तरह से निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम उदाहरण दे सकते हैं गणित, अगर बच्चे को सिखाना है और अगर बच्चे की गणित पढ़ने में रुचि नहीं है, गणित के लिए उसे अभ्यास करने के लिए पर्याप्त रूप से उसमें क्षमता नहीं है, तो बच्चा गणित नहीं सीख सकता। तीसरी चीज आती है थकान व उबान। यदि बच्चे को जबरदस्ती किसी विषय वस्तु पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह बच्चा उससे ऊब जाता है, यानी अगर बच्चे को जबरदस्ती कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं, उसे बाध्य कर रहे हैं, तो बच्चा उससे क्या करेगा, ऊब जाएगा। ऊबने के फलस्वरूप क्या करेगा, थकान महसूस करेगा, शारीरिक कमजोरी महसूस करेगा, मानसिक कमजोरी भी महसूस कर सकता है। यदि बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक कार्य दिया जाए, यानी कि बच्चे की जो कैपेसिटी है उससे अधिक कार्य दिया जाए तो वह शारीरिक थकान महसूस करेगा। यदि बच्चे को उसकी रुचि के विपरीत कार्य दिया जाएगा तो मानसिक थकान महसूस करेगा, इससे सीखने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये व्यक्तिगत कारक थे। पहला था आयु व परिपक्वता, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा अभिक्षमता, पांचवा थकान व उबना। अब है व्यक्तिगत कारण के अलावा सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करते हैं वो वातावरणीय कारक है। वातावरणीय कारक में आसपास का वातावरण जिसमें बच्चा निवास करता है। पहला तो आसपास का वातावरण है परिवार का वातावरण। सीखने का शुरुआत परिवार से ही होता है, यानी कि सबसे प्रथम गुरु बच्चे की कौन होती है, माँ, और जो वहां निवास करती है परिवार। अगर परिवार का वातावरण अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है तो बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। इसके अंतर्गत माता पिता के आपसी संबंध है, उनकी शिक्षा है, परिवार का सामाजिक व आर्थिक स्तर है, परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी संबंध है, उनमें आपसी समझ है एवं सौहार्द है, प्रेरक वातावरण आदि कारक है। आस पड़ोस का वातावरण एवं बच्चे के सगे साथी भी उसे सीखने का विशेष विषय के प्रति रुचि और मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। यानी कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार में अगर वातावरण स्वच्छ है, स्वादपूर्ण है,
मिलनसार है तो बच्चा तीव्र गति से सीखे। दूसरा वातावरण है विद्यालय। परिवार के बाद बच्चा अधिकांश में कहाँ व्यतीत करता है? विद्यालय में व्यतीत करता है। और जो विद्यालय है वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अतः विद्यालय की स्थिति, भौगोलिक स्थिति विद्यालय की कैसी है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, स्वच्छ है या नहीं है, शांत है या नहीं है, विद्यालय में के जो कमरे हैं वो हवादार है या नहीं है, विद्यालय के कमरों में रोशनी आ रही है कि नहीं, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है भी कि नहीं, शिक्षण संबंधी संसाधन, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री है वो विद्यालय में उपलब्ध है भी या नहीं, आदि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित अथवा सीखने से विमुख कर सकते हैं। विद्यालय के वातावरण में अभी मैंने बताया विद्यालय की स्थिति है, स्वच्छता है, शांत वातावरण है, हवा है, रोशनीदार कक्ष है, बैठने की समुचित व्यवस्था है, शिक्षण संबंधी संसाधन है, ये सबसे बड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व और विषय पर अधिकार अध्यापक का। विद्यालय में जो अध्यापक है वो पढ़ा रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उस अध्यापक को विषय वस्तु पर अपना अधिकार है या नहीं, अध्यापक का पढ़ाने का तरीका कैसा है, विधि कैसी है, किस तकनीक के माध्यम से अध्यापक पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक के कैसे संबंध है, ये चीजें सारी चीजें सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तीसरी चीज आती है विषय वस्तु। पढ़ाई अथवा सिखाए जाने वाली विषय वस्तु, यानी कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है, कोई भी चीज सिखलाई जा रही है, उसे बोलते हैं हमें विषय वस्तु। अगर विषय वस्तु बच्चों की शारीरिक और मानसिक आयु के अनुकूल है, रोचक है, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, तो बच्चे सहजता से उसे सीख सकते हैं। उसकी धारण करने की शक्ति भी क्या होगी? सुदृढ़ होगी। अन्यथा विषय वस्तु मानसिक स्तर के अनुकूल न होने पर बच्चे की सीखने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। रुचि न पैदा होने के कारण बच्चा खुद तनाव में भी आ सकता है। यानी कि पढ़ने वाली विषय वस्तु अगर शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया धीमी, और पढ़ने की विषय वस्तु है शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुकूल है तो पढ़ने की सीखने की गति क्या होगी? तीव्र। बाद में वातावरण में आती है सीखने की विधि। देखो, विषय वस्तु एवं बच्चों की आयु के अनुकूल शिक्षण विधि का उपयोग भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी कि जो सिखाने की जो विधि है, अगर शारीरिक और मानसिक आयु को ध्यान में रखकर विधि का इस्तेमाल करने हैं तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? तीव्र। अगर विद्यार्थी की शारीरिक और मानसिक आयु को ध्यान में नहीं रखा गया और उसकी अवहेलना की गई तो सीखने की गति क्या होगी? धीमी होगी। जैसे छोटी कक्षाएं हैं तो उनमें हमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए? कहानी विधि, यानी स्टोरी बतानी चाहिए, एक्टिंग विनय करना चाहिए, अभ्यास करके सिखाने पर ज्यादा प्रभावी बल दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार उच्च कक्षाओं में समझाकर, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग करके सिखाने आदि पर बल दिया जाना चाहिए। समझाकर कौन सी विधि आती है? व्याख्यान विधि, प्रयोग कर एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो ये है सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में पहला मैंने बता दिया, परिवार का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है, विषय वस्तु है, सीखने की विधि है, तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आगे है सीखने में संचार साधनों का। सीखने में संचार के साधनों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। संचार के साधन कौन से हैं? मास मीडिया है, रेडियो है, टेलीविजन है, इत्यादि है। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। देखो, संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दृश्य दिखाई देने वाला, दूसरा होता है श्रव्य सुनाई देने वाला। दृश्य श्रव्य साधनों के महत्व पर यदि हम गौर करें तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु से सीखता है। जो भी उसे दिखाई देती है, जो भी आसपास के वातावरण में सुनाई देती है, जिसमें से कुछ वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित होती है तो कुछ वस्तुएं मानव द्वारा बनाई गई। यानी कि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड दो प्रकार के होते हैं। एक तो मानव द्वारा तैयार किए गए ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रकृति द्वारा तैयार की। देखो, मानव द्वारा बनाई गई चीजों में विशेष रूप से आते हैं रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, समाचार पत्र है, चित्र है, मॉडल है, चार्ट आदि को शामिल किया जा सकता है। बच्चा केवल सुनने के बजाय देखकर और सुनकर अधिक सीखता है। बच्चा एक कहानी को सुनता है तो कल्पना करता है उस कहानी की, उस विषय वस्तु के बारे में फिर वो चिंतन करता है, सोचता है। जैसे राजस्थान के रेतीले भागों में रहने वाले बच्चों को पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पढ़ाया जाना। जब पहाड़ व रेतीले टीलों को प्रत्यक्ष अपने सामने टीवी या कंप्यूटर पर देखते हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति
और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखी गई चीजों को सीखना सख्त होता है। बच्चों को सीखने के वातावरण व व्यक्तिगत कारक प्रभावित करते हैं, जिसके बारे में विद्यालय आगे आती है। सीखने ये तो थे टीचिंग एड, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड है, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री है, एक मानव निर्मित, एक है प्रकृति द्वारा निर्मित मानव निर्मित रेडियो टेलीविजन है, स्मार्टफोन है, लिंगवा फोन है, ग्रामोफोन है इत्यादि है। ये बच्चों को देना चाहिए। ये भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर ये नहीं दिए जाते तो सीखने की प्रक्रिया धीमी होगी। फिर है सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक और शिक्षकों की भूमिका। पहला तो हम अभिभावक की बात कर लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक का क्या योगदान है। देखो, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता से संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के माता पिता के साथ संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता के अगर बच्चों के साथ संबंध सम्मान वाले हैं, विश्वास पर आधारित होते हैं, तो बच्चों के लिए अच्छा वातावरण कहा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप बच्चा अधिक सीखता है। इसके विपरीत बच्चों के सीखने में अवरोध उत्पन्न होता है। अगर वातावरण साफ सुथरा है, सौहार्दपूर्ण है, विश्वासपूर्वक है, तो बच्चा तीव्र गति से सीखा। इसके विपरीत माता पिता का बच्चों में विश्वास नहीं है या बच्चों का माता पिता में विश्वास है, आपस संबंध उनके बिगड़े हुए, तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? धीमी होगी। बच्चा खुद को ऐसा या असहज महसूस करेगा। सामान्यतः घर में बच्चे से माता पिता अनेक अपेक्षाएं रखते हैं, यानी कि हर माँ बाप की बच्चे से अपेक्षाएं होती है। वह बच्चा होते हुए भी बड़ों की तरह कार्य करे। वो कहते हैं बच्चा तो है तो बड़े की तरह कार्य करने चाहिए। इन अपेक्षाओं से बच्चे पर दबाव डालते हैं और ये दबाव है सहज रूप से सीखने की प्रक्रिया को प्रतिरोध या अवरुद्ध करता है। यानी कि अनावश्यक बच्चों पर दबाव डालना, दूसरे के बच्चों की देखा देखी करना, होड़ करना, दूसरे बच्चों से बराबरी करना, ये माता पिता अक्सर चाहते हैं और ऐसा कार्य करके वो सीखने की प्रक्रिया बच्चे की उसको धीमी कर देते हैं। सीखने में बच्चे की शारीरिक क्षमताएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अगर शारीरिक क्षमता सीखने में है तो बच्चा तीव्र गति से सीखेगा। अगर शारीरिक क्षमता हर बच्चे की कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। इन क्षमताओं को विकसित करने में माता पिता की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे माता पिता ही उनके भोजन संबंधित आदतों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। भोजन में संतुलित आहार मिले बच्चों को, उस आहार को खाने का तरीका क्या हो, भोजन संबंधी व्यवस्था कैसे, आदि बातों पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार बच्चे को भोजन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो विशेष रूप से माँ बाप को बच्चों की साफ सफाई पर, जैसे सुबह जल्दी उठना है, दांतुन है, शौच है, स्नान है, वस्त्रों की सफाई है, वातावरण इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। इन कार्यों के लिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ तरीकों से सिखाते हैं। पढ़ते समय बच्चों पर माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे पढ़ाई में अपना मन लगा सके। माता पिता का दायित्व है कि बच्चे के बौद्धिक विकास हेतु प्रयास करें। फिर आगे है शिक्षक की भूमिका। ये तो है अभिभावक की भूमिका में मैंने बताया सीखने की प्रक्रिया अभिभावक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। अनावश्यक दबाव डालेंगे सीखने की प्रक्रिया धीमी होगी। उनसे संबंध सुधार बढ़े, उन्हें भोजन में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए, उनके खाने पीने, उठने बैठने, भोजन ब्रश करने इत्यादि पर ध्यान दें, तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी। फिर है अध्यापक की भूमिका। देखो, बच्चे की प्रथम पाठशाला तो है उसका घर, जहाँ बच्चा अपने बड़ों से, भाई बहन से शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में बहुत कुछ सीखता है, वह उनका अनुकरण करता है। विद्यालय से घर आने के बाद ही बहुत सी बातें बच्चा घर में ही सीखता है, जैसे अपना बस्ता है, बैग है, ड्रेस आदि व्यवस्थित करना, समय पर गृह कार्य करना, समय पर खेलना, भोजन ग्रहण करना। अतः बच्चों में अच्छी आदतों का विकास, संस्कृति बनाए रखने में अभिभावक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 5-6 वर्ष तक की अवस्था में जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह अनेक जानकारियों के साथ अपने साथ लेकर आता है। शिक्षा प्रक्रिया, देखो, बच्चा विद्यालय में 5-6 वर्ष की अवस्था में प्रवेश लेता है, अपनी जानकारियां साथ में लेता है। शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे में व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षक बच्चे के विद्यालय वातावरण को बाल मित्र बनाए रखे, आकर्षक बनाए रखे, बच्चा स्कूल आने के लिए लालित्य होता। अर्थात गिद्दू बाई के अनुसार विद्यालय की पहली घंटी आखिरी बन जाए और आखिरी घंटी पहली बन जाए।
बच्चे का स्कूल में मन लगा रहे, वह खुश रहे, सक्रिय रहे, इसके लिए शिक्षक को अपने शिक्षण प्रक्रिया को रोचक व आनंददायक बनाने की आवश्यकता है। उसे ज्ञान हो बच्चा क्या चाहता है, वह किस विधि से सीखना चाहता है, उसकी रुचियां क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या है, जिसमें वह संलग्न रहे। इन सब के लिए शिक्षक बच्चों को जानने में समझने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। सीखने में एक शिक्षक का व्यवहार बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अतः शिक्षक को बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना, खिलाना, कविता कहानियां सुनाकर अध्ययन करवाया जाना चाहिए। बच्चे एवं शिक्षक के मध्य जितने अधिक अंतःक्रिया विचार विमर्श होंगे, बच्चा उतना ही अधिक पढ़ने में वो रुचि लेगा, जिसके द्वारा काम किए जाने के लिए संसाधन रुचिकर, आकर्षक, विषय वस्तु अनुरूप होने चाहिए, जिससे बच्चा सरलता से सीख सके। यदि बच्चे को जानवरों के बारे में पढ़ाया जाए तो घर व जंगली में रहने वाले पशुओं के चित्र दर्शाए जाने चाहिए, उनका बच्चे को अवलोकन करवाया जाना चाहिए, घरेलू जानवरों से उसे परिचित करवाया जाना चाहिए और उनके साथ सिखाना भी चाहिए। बच्चों पर संगति का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वे अधिकांश समय विद्यालय के सहपाठियों एवं मित्रों के साथ बिताते हैं। शिक्षकों को यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चा किसी कुसंगति में न पड़ जाए। बच्चे को सुसंगति अच्छे ज्ञान व सुसंस्कृति बनाने में सहायक होती है। तो इस का दायित्व किस पर है? अध्यापक है। माता पिता बच्चों की संगति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है। तो इसलिए माता पिता व अध्यापक, माता पिता अपने द्वारा किसी भी रुचि को यदि बच्चे पर थोपते हैं, उसे बाध्य करते हैं, तो बच्चे दबाव में आकर उसके माता पिता द्वारा बनाए गए लक्ष्य को निष्ठा से पूरा करते हैं। परंतु यदि लक्ष्य बच्चे द्वारा निर्मित हो तो वातावरण अपना कार्य अधिक स्थायी और ढंग से करे। शिक्षक को चाहिए यह ज्ञात रहे, बच्चों को जो भी कार्य करवाए उसका दबाव न, बच्चों पर दबाव न, वो बच्चे स्वेच्छा से उस काम को करें। विद्यालय में एक अध्यापक का अनुभव है, उसको मैं साझा कर रहा हूँ आपके साथ है। माध्यमिक स्तर में संस्था प्रधान के रूप में कार्य करते हुए एक अनुभव सामने आया। कक्षा 8 का विद्यार्थी था जिसका नाम था सतपाल। वह एक गरीब परिवार से था। उसका घर विद्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वह पढ़ने में कमजोर, संकोची स्वभाव का था। सतपाल अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा घर पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी कारण सतपाल का गृह कार्य पिछड़ गया। इस कारण उसे क्लास में विषय शिक्षक द्वारा डांट फटकार लगने लगी। जिसके डर से सतपाल ने स्कूल में आना ही बंद कर दिया। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने घर जाकर अभिभावक से मिला। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सतपाल रोज तो स्कूल से तो आता है परंतु स्कूल नहीं पहुंचता। तो जब मैंने ये बात उसके अभिभावक को बताई कि सतपाल स्कूल में भी नहीं आता और घर से तैयार होकर जाता है, तो जाता कहाँ है, तो अभिभावकों ने सतपाल पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। निगरानी रखते समय उनको पता लगा कि सतपाल है, घर से निकलता है टिफिन लेकर, बस्ता लेकर, बैग लेकर और जाकर साइकिल को कहीं घास के मैदान में छिपा देता और खेलने में व्यस्त रहता। तब मैंने जाकर घर पर जाकर सतपाल से पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तब सतपाल ने अपने मन की व्यथा बताई, भी मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो पाता, अध्यापक मुझे डांट फटकार लगाते हैं, तो मैं उस वजह से विद्यालय नहीं जाता। तब मैंने अभिभावकों को भी कहा भाई इस पर विशेष रूप से ध्यान दे, इसका गृह कार्य करवाए। फिर मैं अगले दिन सतपाल को अपने साथ विद्यालय लेकर आया और अध्यापक जो उसको डांट फटकार लगाते थे, उसका होमवर्क देते थे, उनसे मैंने वार्तालाप किया, उसकी विषयगत कमजोरी का बताया, उसकी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने डांट फटकार लगानी बंद कर दी और उसे गृह कार्य है उसके शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुकूल देना शुरू कर दिया, जिससे सतपाल का धीरे धीरे सर्वांगीण विकास हो गया। तो ये है टॉपिक है जिसके बारे में सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करते